नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दलवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग RBNV कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम MA कक्षा की आधुनिक काल की रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की प्रवृत्ति प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है। आदि काल में रासों ग्रंथों में, भक्ति काल में संतों की रचनाओं में तथा रीतिकाल में भूषण, बाकीदास आदि के काव्य में यह प्रवृत्ति प्रधानता से देखी जाती है। 1857 के राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम के बाद यह प्रवृत्ति अधिक प्रखर रूप में उभर कर सामने आई है। आधुनिक काल भारतीय जीवन के लिए विषम संघर्ष का युग था। देश अंग्रेजों के चंगुल में फंसा हुआ था। अंग्रेज, उनके पूर्व अनेक आक्रमणकर्ता भारत में आए थे, परंतु वह आक्रमणकर्ता अंग्रेजों से अलग थे। उसी समय क्योंकि वह जो आक्रमणकर्ता है वह भारत की लूट मार कर चले गए या आगे चलकर यहाँ की उन्नति में वह सहभागी हो गए, लेकिन अंग्रेजों की नीति इनसे भिन्न थी। उन्होंने भारत को अपना देश कभी माना ही नहीं, बल्कि केवल एक बाजार माना जिस पर उनका आधिपत्य था। जितनी लूट मार इस देश की वह कर सकते थे, उतनी लूट मार उन्होंने भारत की क्योंकि वे शासक थे और परिणामतः भारत की जनता पर घोर अन्याय हुए। उनका अतीव शोषण हो रहा था और इसीलिए भारतीय जनता में आक्रोश की भावना तीव्रतर होती गई और यह आक्रोश स्वाधीनता संग्राम के रूप में फूट पड़ा। महात्मा गांधी जी तथा उनके नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन का संघर्ष आरंभ हो गया और इस युग में कवियों ने इसे प्रोत्साहित करने का प्रयास साहित्य के द्वारा किया गया। इन राष्ट्रीय भावना के कवियों ने भारत की आंतरिक विषमताओं, विसंगतियों का यथार्थ चित्रण करते हुए जनता में स्वाधीनता तथा जागृति लाने का प्रयास किया। स्वाधीनता की चेतना भारतीय जनमानस में निर्माण करने का प्रयास किया। अंग्रेजों शासन के शोषण और उनके अत्याचारों का विरोध करते हुए भारतीय जनता को इनसे मुक्ति दिलवाने हेतु स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ने की प्रेरणा इन कवियों ने भारतीयों को दी। सोई हुई भारतीय जनता को जगाने के लिए तथा भारतीय जनता में आत्मसम्मान की भावना जगाने के लिए इन कवियों ने साहित्य के द्वारा कड़े प्रहार किए। भारतीय जनता में स्फूर्ति जगाने के लिए उन्होंने भारत की गौरवशाली जो परंपरा है उसे जागृत किया। प्राचीन गौरवशाली भारतीय संस्कृति और सभ्यता का वर्णन करके तथा महापुरुषों का जीवन गान करके जनता में चेतना निर्माण करने का प्रयास राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवियों ने किया। वर्तमान दुर्दशा का चित्रण भी इन राष्ट्रीय काव्यधारा के कविताओं का मुख्य विषय रहा है। वर्तमान भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़ियाँ, कुरीतियाँ तथा अंधविश्वासों का वर्णन करके इन कुप्रथाओं से भी जागृति निर्माण करने का प्रयास इन कवियों ने किया। महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन को भी इस काव्यधारा के द्वारा बल मिलता हुआ दिखाई देता है। इन कवियों ने भारतीय जनमानस में क्रांति एवं बलिदान की जो भावना है वह जागृत करने का प्रयास किया तथा क्रांति तथा बलिदान की भावना अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए इस काव्यधारा की महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय स्वाधीनता तथा राष्ट्र प्रेम ही राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का मुख्य उद्देश्य रहा है। इन कवियों में मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी जी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी,
रामधारी सिंह दिनकर आदि कवियों ने मुख्यतः राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना को पोषित करने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की प्रवृत्तियों का अध्ययन करना है कि जिनमें सभी राष्ट्रीय भावना के कवियों ने देश और समाज को अपना प्रधान लक्ष्य माना है। राष्ट्रोद्धार तथा जनजीवन के दुखों को, उनके शोषण को दूर करने का प्रमुख उद्देश्य इन कवियों का था। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने जनता को आत्मसम्मान जगाने के लिए तथा देश को स्वाधीनता दिलाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य इन कवियों ने किया है। इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का अध्ययन करने पर उनमें इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं वह पाई जाती है, जिनमें से प्रथम प्रवृत्ति है अतीत का गौरवगान। अंग्रेजों की कूटनीति से भारतीय जनता का अति शोषण हो रहा था। जनता अपने आप को दीनहीन समझकर निराश हो गई थी। ऐसी जनता को जागरूक करने के लिए तथा उनमें स्फूर्ति जगाना अत्यंत आवश्यक था। निराश जनता के आत्मसम्मान को जगाकर देश का गौरव का एहसास दिलाकर उनमें क्रांति एवं बलिदान की भावना जगाना अत्यंत आवश्यक था। इसके लिए इन कवियों ने भारत के अतीत के गौरवपूर्ण इतिहास का उपयोग किया और इसीलिए इन कवियों ने उस इतिहास का, उस अतीत का अत्यंत स्फूर्तिदायक और सजीव चित्रण किया। राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन जैसे प्राचीन महापुरुषों का, युग पुरुषों का चित्रण इन कवियों ने किया। उसी तरह से शिवाजी महाराज जैसे युग पुरुषों का, महानायकों का चित्रण इन कवियों ने किया तथा भारतीय जनता में एक प्रकार का जातीय अभिमान जागरूक करने का प्रयास इन कवियों ने किया। और इस दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त जी ने जो ग्रंथ लिखे उनमें भारत भारती, जय भारत, जयद्रथवत, माखनलाल चतुर्वेदी जी के ग्रंथों में चतुर्वेदी जी के युगचरण, सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी, रामधारी सिंह दिनकर जी के इतिहास के आंसू, बापू, परशुराम की प्रतीक्षा आदि सभी ग्रंथ उस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अतः अतीत का गौरवगान कर कर भारतीय जनता में स्फूर्ति जगाने का प्रयास इन कवियों ने किया। उसी तरह से वर्तमान दुर्दशा का चित्रण राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवियों ने किया। इन कवियों ने वर्तमान दुर्दशा का चित्रण अत्यंत सजीव और स्वाभाविक रूप से किया है। सभी जनता को वे वर्तमान भारत की जो दुर्दशा है, शोषण है, पराधीनता है, उससे वह अवगत कराना चाहते हैं, क्योंकि जब तक सत्य परिस्थिति लोगों के सामने नहीं आती तब तक जनता में जागृति लाना अत्यंत कठिन कार्य था। इसलिए इन कवियों ने दलित, पीड़ित, शोषित जनता के यथावत जो चित्र है वह अपने काव्य के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किए। अर्थात वर्तमान जो दुर्दशा है, शोषण की जो अवस्था है, वह उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से, काव्य के माध्यम से उन्होंने चित्रित की है। क्रांति की भावना इस काव्यधारा की प्रमुख विशेषता दिखाई देती है। इस काव्य में क्रांति की भावना चरम सीमा पर थी। यह कवि अंग्रेजों की गुलामी से देश को मुक्त करना चाहते हैं और परिणामतः जनता में क्रांति और बलिदान की भावना जगाना चाहते हैं, ताकि जनता अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति कर सके और देश को स्वाधीनता प्राप्त हो सके। अतः इन कवियों ने भारतीय जनता में क्रांति की भावना जगाने का स्तुत्य प्रयास किया है। उनके साथ ही मातृभूमि के प्रति अनुराग की भावना इन कवियों ने अभिव्यक्त की है। सभी राष्ट्रीय कवियों ने मातृभूमि के प्रति अनुराग की भावना प्रस्तुत की है। देश की वर्तमान स्थिति से वे बहुत दुखी हो जाते हैं और इस स्थिति को बदल डालने का वे निश्चय करते हैं। इन कवियों ने जन्म देने वाली माँ से भी अधिक अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने महत्व दिया है।
देश की जनता पर हो रहे अत्याचारों को वे सह नहीं पाते और इसी से उनका प्रेम फूटकर बाहर निकलता है। और इस दृष्टि से माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता पुष्प की अभिलाषा अति श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत है। जैसे उस कविता में कहते हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। अतः अपने मातृभूमि के प्रति अनुराग की भावना जगाने का प्रयास इन कवियों ने किया है। इन कवियों ने देश की स्वाधीनता की जो मांग है, यह भी इस काव्यधारा की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति दिखाई देती है। देश की स्वाधीनता की मांग इन कवियों ने की है। इस युग की अनेक श्रेष्ठ रचनाओं में स्पष्ट रूप से देश की स्वाधीनता की मांग का समर्थन किया गया है। उनका कहना यह है, हमारा देश किसी और का अधिकार छीनना नहीं चाहता, हम तो केवल स्वराज्य और अपने देश के वर्तमान और भविष्य को बनाने का अधिकार चाहते हैं। राम नरेश त्रिपाठी ने अपने युग की इस आकांक्षाओं को लेकर अपने काव्य में अपने विचारों को उद्धृत किया है। कहते हैं, करेंगे क्या लेकर अपवर्ग, करेंगे क्या लेकर अपवर्ग। अंग्रेजों के द्वारा बड़ी बड़ी नौकरियां भारतीयों को देने का प्रयास किया और इसीलिए वो कहते हैं, करेंगे क्या लेकर अपवर्ग, हमारा भारत ही सुखी स्वर्ग। नहीं है लक्ष्य, नहीं है किसी लक्ष्य पर ध्यान, नहीं है किसी लक्ष्य पर ध्यान, चाहिए केवल स्वत्व सम्मान। हम तो केवल हमारा स्वत्व और सम्मान चाहते हैं। अतः अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करने के लिए इन कवियों ने स्वाधीनता की जो मांग है, वह मांग अपने साहित्य के माध्यम से की है। इन कवियों ने महानता का जो उद्बोधन है, वह अपने काव्यधारा के द्वारा किया है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का कवि केवल क्रांति ही नहीं चाहता, वह देश को सुखी, संपन्न और महान बनाना चाहता है और इसके लिए जनता में आदर्शवाद को वो प्रतिष्ठित करना चाहता है। इस संदर्भ में इन कवियों ने धर्मनिष्ठता, ज्ञाननिष्ठता, कर्मशीलता, सत्य, अहिंसा, आदर्श, सहिष्णुता आदि गौरवशाली जो मूल्य है, उन मूल्यों का प्रतिपादन अपने काव्य के माध्यम से किया है या काव्य के माध्यम से उसे अभिव्यक्ति दी है। वह शोषण, दुख दर्द को समाप्त करना चाहता तो है ही, साथ ही जनता में एकता, परस्पर विश्वास, सद्भाव जैसे गुणों को भी वह निर्माण करना चाहता है। इन सब में महानता का जो उद्बोधन है, यह इन काव्यों में होता हुआ दिखाई देता है। ऐसे इन कवियों की मान्यता है कि हमारा देश महान बन जाएगा। उनके साथ ही असहयोग तथा आत्म बलिदान की जो प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति भी इस काव्यधारा में दिखाई देती है। जैसे यह जो कवि है, स्वाधीनता आंदोलन के दो महत्वपूर्ण मूल्य हैं, एक असहयोग और दूसरा आत्म बलिदान, अर्थात अंग्रेजों को किसी भी कार्य में सहयोग देना नहीं और आत्म बलिदान मतलब अपने मातृभूमि के लिए स्वयं का आत्म बलिदान करना। इन दो तत्वों का इन कवियों ने प्रधानता से चित्रण किया है अपने काव्य के माध्यम से। वे जनता को अंग्रेजों के असहयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह स्पष्ट है कि सरकार का विरोध पर या उसके दमन चक्र की जो निरंकुशता है, उसे सहना पड़ेगा। इसलिए वे असहयोग के साथ साथ असहिष्णुता पर भी बल देते हैं। वे शांतिपूर्ण असहयोग चाहते हैं और जिसके लिए यदि आत्म बलिदान की आवश्यकता हो तो भी उसके लिए प्रस्तुत रहने का आग्रह इन कवियों ने किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान असहयोग तथा आत्म बलिदान की प्रेरणा अपने काव्य के माध्यम से उद्धृत करती है। उन्होंने कहा है, विजयनी माँ के वीर सुपुत्र
विजयनी माँ के वीर सुपुत्र, पाप से असहयोग ले ठान, पाप से असहयोग ले ठान, गुंजा डाल स्वराज्य की तान, गुंजा डाल स्वराज्य की तान, और हम सब हो जावे बलिदान, और हम सब हो जावे बलिदान। अतः असहयोग के साथ आत्म बलिदान की भावना भी इन कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से उद्धृत की है। इन कवियों ने सभी काव्य रूपों का जो प्रयोग है वह प्रयोग अपने काव्य के माध्यम से किया है। अतः इन कवियों की यह प्रवृत्ति दिखाई देती है कि उन्होंने लगभग सभी प्रकार के काव्य रूपों का प्रयोग किया है। इस काव्य धारा में काव्य में सभी प्रकार के काव्य रूपों का काव्य लेखन हुआ है। मुक्तक रूप से लेकर प्रबंध काव्य तक सभी काव्य रूपों का प्रयोग इन कवियों ने किया है। इन कवियों का मूल उद्देश्य देशभक्ति की भावना को जगाना था, किसी सौंदर्यमय काव्य का निर्माण करना नहीं था। इस कारण उन्होंने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के काव्य रूपों का प्रयोग किया है। जैसे मैथिली चरण गुप्त का साकेत यह महाकाव्य है, जय भारत यह प्रबंध काव्य है, राम नरेश त्रिपाठी का स्वप्न प्रबंध काव्य है, पथिक यह खंड काव्य है, तथा मुक्तकों की अनेक रचनाएं इस काल में हुई है। अर्थात सभी काव्य रूपों का जो प्रयोग है वह प्रयोग इस काव्यधारा में हुआ है। इस काव्यधारा की अंतिम प्रवृत्ति भाषा। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में प्रमुखतः शुद्ध संस्कारित भाषा का प्रयोग किया गया है, किंतु इनकी भाषा उनके भाव विचारों को तथा साध्य को व्यक्त करने में पूर्णतः सक्षम है। भाषा में प्रतीकों उपमानों का प्रयोग उन्होंने किया है। लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों का प्रयोग भी अत्यंत अनुपम बन पड़ा है। मुख्यतः वीर रस का वर्णन होने के कारण ओज गुण का आधिक्य है, किंतु उनके साथ साथ प्रसाद और माधुर्य गुण का भी प्रयोग इस काव्यधारा में हुआ है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि इस प्रकार राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का काव्य का मुख्य विषय स्वदेश प्रेम तथा देशवासी ही रहा है। उन्होंने देश के वर्तमान स्थिति को लेकर उसमें भविष्य के सपने देखे हैं। वे देशवासी को स्वदेश की स्थिति से ज्ञान कराकर उसमें स्वाधीनता के लिए वो प्रेरित करना चाहते हैं। वे स्वाधीनता का महत्व समझाकर अंग्रेजों की गुलामी को नष्ट करना चाहते हैं तथा मनुष्य को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाना उनका उद्देश्य है। और इसी कारण भारत की स्वाधीनता का कुछ श्रेय भी इन कवियों को अवश्य दिलाना पड़ेगा। संक्षेप में कहा जा सकता है भारत हिंदू युग में उद्धृत हुई यह देश प्रेम की भावना भारत हिंदू काल में अंकुरित हुई, द्विवेदी काल में और बलवती हुई तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में भारतीय जनता के मन मस्तिष्क पर संस्कारित करने का प्रयास इन राष्ट्रीय सांस्कृतिक कवियों ने किया है, जो अत्यंत स्तुत्य प्रयास इन कवियों का दिखाई देता है। धन्यवाद।